हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ वीके में। और आज से हम लोग जो है 12th क्लास के इतिहास का जो हिस्ट्री का जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, जो जिसमें ऑब्जेक्टिव जो शॉर्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, उन प्रश्नों को हम लोग लिखेंगे और साथ ही साथ उसका उत्तर भी हम लोग लिखेंगे। यानी जो भी आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, उसको आज से हम लोग लिखना चालू करेंगे और साथ ही साथ उसका आंसर भी हम लोग लिखेंगे। और साथ ही इसमें आप लोगों को समझाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा कि कैसे जो है इसका उत्तर लिखना है, हमें कितने शब्दों में लिखना है। इस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए हम लोग आज से इस सिलेबस पे पढ़ना चालू करेंगे। तो जितने भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आज से हम लोग लिखना चालू करते हैं। तो आइए हम लोग एक एक प्रश्न को बोर्ड पर लिखते हैं और फिर उसका उत्तर भी साथ में लिखते चलते हैं। तो ऊपर हम लोग हेडिंग बना लेंगे कि इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। हेडिंग होगा हमारा इतिहास के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर। इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो इस संदर्भ में हम लोग जो है इतिहास के तीनों खंडों के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, चाहे वह आधुनिक भारत का हो, या फिर चाहे वह मध्यकालीन भारत का हो, या फिर चाहे वह जो है प्राचीन भारत का हो। तीनों ही कालखंडों के प्रश्नों को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे। तो आइए हम लोग लिखते हैं। पहला प्रश्न है कि मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पहला प्रश्न है मीराबाई पर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ये प्रश्न कई बार जो है आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उम्मीद है कि आप जब एग्जाम देंगे तो वहां भी इस प्रश्न के होने की संभावना है। तो लिखते हैं इसका आंसर। मेड़ता के शासक रतन सिंह राठौर की पुत्री। मेड़ता के शासक रतन सिंह राठौर की पुत्री रतन सिंह राठौर की पुत्री पुत्री मीराबाई का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ। मीराबाई का जन्म का जन्म मीराबाई का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ। 1398 ईस्वी में हुआ हुआ। इनका विवाह राणा संगा के पुत्र के साथ हुआ था। इनका विवाह राणा संगा के पुत्र के साथ हुआ था। हुआ था। मीरा कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। मीरा कृष्ण भक्ति में
लीन रहती थी, लीन रहती थी। मीरा कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। उन्होंने कृष्ण के कई अनमोल पदों का सृजन किया। उन्होंने कृष्ण के कई अनमोल पदों का अनमोल पदों का सृजन किया। सृजन किया। उन्होंने कृष्ण के कई अनमोल पदों का सृजन किया। कुलक्षणी मानकर मीराबाई को कुलक्षणी मानकर कुलक्षणी मानकर मानकर मीराबाई को कुलक्षणी मानकर मीराबाई को मारने का प्रयास भी किया गया। मारने का प्रयास भी किया गया। कुलक्षणी मानकर मीराबाई को मारने का प्रयास भी किया गया उनके ससुराल के लोगों द्वारा। परंतु भक्ति में डूबी मीरा परंतु भक्ति में डूबी मीरा भक्ति में डूबी मीरा कृष्ण प्रेम से तनिक भी डगमग नहीं हुई। कृष्ण प्रेम से तनिक भी डगमग नहीं हुई। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है मीराबाई का जो है एक छोटा सा संक्षेप में हम लोगों ने परिचय लिखा, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए आगे भी जो प्रश्न है उसे भी हम लोग लिख लेते हैं। और अगला प्रश्न है, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? दूसरा प्रश्न है, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? प्रश्न है, अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, अकबर इतिहास में महान की उपाधि से विभूषित है। महान की उपाधि से विभूषित है। अकबर जो है इतिहास में महान की उपाधि से विभूषित है। और इसकी महानता का मुख्य कारण और इसकी
महानता का और इसकी महानता का मुख्य कारण और इसकी महानता का मुख्य कारण इसका विराट व्यक्तित्व है। इसका विराट व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व है और इसकी महानता का मुख्य कारण इसका विराट व्यक्तित्व है। अपने साम्राज्य में शांति और सुदृढ़ता अपने साम्राज्य में शांति और अपने साम्राज्य में शांति और सुदृढ़ता अपने साम्राज्य में शांति और सुदृढ़ता की स्थापना करने के कारण सुदृढ़ता स्थापित करने के कारण तथा अपने साम्राज्य में सुदृढ़ता और शांति स्थापित करने के कारण तथा इनके जो प्रशासनिक और धार्मिक व्यवस्थाएं थी तथा इनका जो प्रशासनिक और धार्मिक प्रशासनिक और धार्मिक व्यवस्थाएं थी धार्मिक व्यवस्थाएं थी व्यवस्थाएं थी इन व्यवस्थाओं के सुव्यवस्थित होने के कारण अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अकबर को जो है क्यों राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। तो अकबर के द्वारा जो किए गए कार्य हैं, उनकी जो प्रशासनिक, धार्मिक या फिर राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में जो सुव्यवस्थित जो ढंग था, उस ढंग की वजह से, उस व्यवस्था की वजह से जो है उन्हें राष्ट्रीय शासक कहा गया। तो आगे जो प्रश्न है उसे भी हम लोग लिख लेते हैं। तो आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए अगर नोट्स बना रहे हैं तो, या फिर वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। तो आगे के प्रश्नों को भी हम लोग लिखेंगे। तो आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसे हम लोग लिखते हैं। और अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान, अगला प्रश्न है 3 नंबर, भारत का संविधान भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? 26 जनवरी
जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? लागू किया गया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को, आंसर हम लोग लिखते हैं भारत का संविधान 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 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। बनकर तैयार हो गया था। तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, परंतु उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। परंतु उसे 26 जनवरी परंतु उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लागू किया गया, परंतु उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसका कारण यह था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका कारण यह था कि कारण यह था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के दिसंबर 1929 के नेहरू ने कांग्रेस के दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव पास कराया था और प्रस्ताव पास कराया था और कराया था और 26 जनवरी 1930 का दिन और 26 जनवरी 1930 के दिन 1930 के दिन पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में के रूप में
यानी आज़ादी के रूप में मनाया गया था, रूप में, यानी आज़ादी के रूप में, रूप में मनाया गया था, मनाया गया था, मनाया गया था। इस पवित्र दिन की याद को ताज़ा रखने के लिए ही इस पवित्र दिन की, पवित्र दिन की याद को ताज़ा रखने के लिए ही, रखने के लिए ही भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान को, संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, लागू किया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हो जाने के बाद भी हम लोगों ने भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया। अब आगे जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस प्रश्न को और उसके उत्तर को हम लोग लिखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन में, इतिहास लेखन में, अभिलेखों का, अभिलेखों का, अभिलेखों का क्या महत्व है, क्या महत्व है। इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। तो इसे हम लोग लिखते हैं, इसका आंसर होगा अभिलेखों से तात्पर्य, अभिलेखों से तात्पर्य, अभिलेखों से तात्पर्य, अभिलेखों से तात्पर्य पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन पर, पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तनों पर, या मिट्टी के बर्तनों पर, लिखे हुए लेख से है, लिखे हुए लेख से है, लिखे हुए लेख से है, इससे हमें तत्कालीन, इससे हमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, एवं धार्मिक
व्यवस्थाओं की जानकारी एवं धार्मिक व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती है तथा इससे तत्कालिक समय के तथा इससे तत्कालिक समय के शासकों के बारे में भी शासकों के बारे में भी शासकों के बारे में भी जानकारी मिलती है जानकारी मिलती है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी इस प्रश्न में समझा कि अभिलेख क्या है या फिर उन अभिलेखों से हमें इतिहास के बारे में किस तरह की जानकारी मिलती है। तो आगे जो और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को भी हम लोग देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम लोग लिखते हैं और अगला प्रश्न है मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दे। 5 नंबर प्रश्न मौर्यकालीन इतिहास के मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दे। यानी मौर्यकालीन इतिहास का जो स्रोत है जिससे हमें जानकारी मिलती है उसके विषय में हमें बताना है। तो लिखेंगे हम लोग इसके बारे में कि मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हेतु आंसर है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हेतु हमारे पास पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों ही प्रकार के साक्ष्य मौजूद हैं तो यहाँ थोड़ा सा रुक के हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या है या फिर जो है साहित्यिक साक्ष्य क्या है। तो पुरातात्विक साक्ष्य वो है जो खुदाई के दौरान उस सभ्यता की खुदाई के दौरान हमें प्राप्त हुए हैं तथा साहित्यिक साक्ष्य वे साक्ष्य हैं जो लिखित रूप में हमारे पास मौजूद है। जैसे पुरातात्विक साक्ष्यों में जब खुदाई के दौरान हमें वहां से जो है मिट्टी के बर्तन मिले, मूर्तियां मिली,
राजमहल के अवशेष मिले, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें वहां से प्राप्त हुई। तो ये सारे जो है पुरातात्विक साक्ष्य हैं, तथा इसके साथ ही साथ कुछ उस समय के जो विद्वान लोग थे या इतिहासकार थे, उन लोगों ने उसके इतिहास के विषय में लिखा है। तो वो जो लिखित रूप में हमें साक्ष्य मिले हैं, वो साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत उन्हें हम लोग रख के पढ़ सकते हैं। तो साहित्यिक साक्ष्यों में हमें जो है इंडिका की प्राप्ति हुई है, उसके अलावा जो है अर्थशास्त्र की प्राप्ति हुई है, मुद्रा राक्षस की प्राप्ति हुई है। ये सारे जो लिखे हुए लेख हैं या विवरण हैं, इससे हमें जो है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो आइए इसे हम लोग लिख लेते हैं अपने आंसर में। तो हम लोगों ने लिखा है कि साहित्यिक, पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों ही प्रकार के साक्ष्य मौजूद हैं। दोनों ही प्रकार के साक्ष्य मौजूद हैं। तो साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखेंगे, साहित्यिक, या फिर पहले लिख लेते हैं पुरातात्विक। पुरातात्विक साक्ष्यों में यक्ष यक्षिणी के मूर्तियां, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां कौमा राजप्रसाद, या फिर राजमहल भी बोल सकते हैं हम लोग, राजप्रसाद के अवशेष के अवशेष अवशेष इत्यादि हैं, जबकि 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 साहित्यिक साक्ष्यों में जबकि साहित्यिक साक्ष्यों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ध्यान रखेंगे इन्हें जो है विष्णुगुप्त और चाणक्य भी बोला जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कौमा मेगास्थनीज की इंडिका 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 एवं विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस प्रमुख है। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा कि किन किन स्रोतों से हमें जो है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, और उसमें जो पुरातात्विक स्रोत है उसे भी हम लोगों ने समझा। पुरातात्विक स्रोतों में जो है अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ भी, स्तूप भी जो है आ जाते हैं, तथा जो गुफा लेख हैं वो भी जो है इन साक्ष्यों में आ जाते हैं। जबकि साहित्यिक साक्ष्यों में हम लोगों ने मुख्य रूप से कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसे देखा, जो मेगास्थनीज की इंडिका है उसे देखा, तथा साथ ही साथ जो विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस है उसको भी हम लोगों ने देखा। तो इन सारी चीजों से हमें जो है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो आइए आगे जो प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन प्रश्नों को भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन करें। विजयनगर साम्राज्य की विजयनगर साम्राज्य की विजयनगर साम्राज्य की
साम्राज्य की स्थापत्य कलाओं का वर्णन करें। प्रश्न हमारा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कलाओं का वर्णन करें। तो लिखेंगे हम लोग विजयनगर स्थापत्य शैली में, आंसर लिखेंगे विजयनगर स्थापत्य शैली में विजयनगर स्थापत्य शैली में चोल, चालुक्य, पल्लव तथा हैसोल शैली, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं होयसोल शैली का शिक्षण मिलता है। होयसोल शैली का शिक्षण मिलता है मिलता है विठल स्वामी मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर इस शैली के महत्वपूर्ण उदाहरण है। विठल स्वामी मंदिर विरूपाक्ष मंदिर इस शैली के प्रमुख उदाहरण है। उदाहरण है। इनमें ग्रेनाइट पत्थरों के साथ साथ शिल्पकला में पत्थरों के साथ साथ शिल्पकला में सेल खड़ी पत्थरों का उपयोग किया गया है। शिल्पकला में सेल खड़ी पत्थरों का उपयोग किया गया है। उपयोग किया गया है। इस कला में पहली बार बुद्ध और इस कला में पहली बार बुद्ध और बोधिसत्व बुद्ध और बोधिसत्व की मानवाकार मूर्ति
मानवाकार मूर्ति मूर्ति की मानवाकार मूर्ति मूर्ति मानवाकार मूर्ति विभिन्न मुद्राओं में बनी विभिन्न मुद्राओं में बनी विभिन्न मुद्राओं में बनी। तो इस तरह से हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापत्य कला था उसको हम लोगों ने समझा कि उसमें जो है जो स्थापत्य कला के उदाहरण थे, जैसे विट्ठल स्वामी मंदिर या फिर विरूपाक्ष मंदिर, तो उनका निर्माण जो है किस तरह के पत्थरों से किया गया है। या फिर मूर्ति कला की बात करें तो मूर्ति कला में भी जो है जैसे बोधिसत्वों की जो पहली बार मानव आकार में मूर्तियां बनी या बुद्ध की जो है मानव आकार में मूर्तियां बनी, तो ये सारी चीजें जो है विजयनगर साम्राज्य की कला या फिर स्थापत्य कला के जो है कुछ उदाहरण थे जिसको हम लोगों ने देखते हुए विजयनगर की जो कला है उसको समझा। तो आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं।